एक्सेलरेशन और स्पेस टाइम का मुड़ना। ग्रेविटी को समझने की कोशिश में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने खुद को लगभग पूरी तरह झोंक दिया था। उनकी मेहनत इतनी तीव्र और लगातार थी कि यह जुनून जैसा बन गया। बर्न के पेटेंट ऑफिस में आए अपने हैप्पीएस्ट थॉट के लगभग 5 साल बाद उन्होंने फिजिसिस्ट आर्नल्ड सोमरफेल्ड को एक पत्र में लिखा, मैं अब पूरी तरह ग्रेविटी की समस्या पर ही काम कर रहा हूं। अपने जीवन में मैंने कभी खुद को इतनी यातना नहीं दी। इसके सामने ओरिजिनल स्पेशल रिलेटिविटी तो बच्चों का खेल लगती है। यह साफ दिखाता है कि आइंस्टाइन को अब एहसास हो चुका था, ग्रेविटी की असली समझ तक पहुंचना स्पेशल रिलेटिविटी से कहीं ज्यादा कठिन होने वाला है। साल 1912 के आसपास आइंस्टाइन को अगली बड़ी सफलता मिली, एक ऐसी सटल लेकिन निर्णायक इंसाइट जो स्पेशल रिलेटिविटी को ग्रेविटी और एक्सेलरेटेड मोशन के रिश्ते पर लागू करने से निकली। इस कदम को समझने के लिए आइंस्टाइन ने और हम भी एक खास तरह की एक्सेलरेटेड मोशन पर ध्यान केंद्रित किया। याद रखिए, कोई वस्तु तब एक्सेलरेट कर रही होती है जब उसकी स्पीड बदले या फिर उसकी डायरेक्शन बदले। यहां हम एक आसान मामला लेते हैं जहां स्पीड कांस्टेंट रहती है लेकिन डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है, यानी सर्कुलर मोशन। कल्पना कीजिए एक एम्यूज़मेंट पार्क की राइड, जैसे टॉर्नेडो राइड। आप एक गोल प्लेक्सीग्लास दीवार के अंदर खड़े हैं और यह पूरी संरचना तेजी से घूम रही है। यह मोशन आप साफ महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपका शरीर राइड के सेंटर से बाहर की ओर खिंचा जा रहा है और प्लेक्सीग्लास की दीवार आपकी पीठ को दबाकर आपको गोल पथ पर बनाए रखती है। असल में यह दबाव इतना ज्यादा होता है कि अगर जिस प्लेटफॉर्म पर आप खड़े हैं वह नीचे हट भी जाए तो भी आप फिसलते नहीं। अगर राइड बहुत स्मूथ हो और आप आंखें बंद कर लें तो दीवार का दबाव लगभग वैसा ही महसूस होता है जैसे बिस्तर का सहारा, मानो आप लेटे हों। लगभग इसलिए क्योंकि आपको अभी भी धरती की सामान्य ग्रेविटी नीचे की ओर खींचती हुई महसूस होती है। लेकिन अगर यही टॉर्नेडो राइड आउटर स्पेस में हो और सही एंगुलर स्पीड से घूमे तो अनुभव बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा पृथ्वी पर शांत बिस्तर पर लेटने का। अगर आप उस घूमती हुई संरचना के अंदर चलना शुरू करें तो आपके पैर प्लेक्सीग्लास को उसी तरह दबाएंगे जैसे धरती पर फर्श को दबाते हैं। इसी सिद्धांत पर स्पेस स्टेशंस को डिजाइन किया जाता है ताकि रोटेशन के जरिए आउटर स्पेस में आर्टिफिशियल ग्रेविटी का एहसास पैदा किया जा सके। अब जब एक्सेलरेटेड मोशन ग्रेविटी की नकल कर सकता है तो आइंस्टाइन ने अगला सवाल उठाया, ऐसी स्थिति में स्पेस और टाइम कैसे दिखाई देंगे? मान लीजिए हम स्टेशनरी ऑब्जर्वर्स हैं। हम राइड का रेडियस और सरकमफ्रेंस आसानी से माप सकते हैं, रूलर को हेड टू टेल रखकर। हमें वही परिणाम मिलते हैं जो स्कूल ज्योमेट्री बताती है। सरकमफ्रेंस और रेडियस का अनुपात 2 पाई, यानी लगभग 6.28। लेकिन सवाल यह है, राइड पर सवार व्यक्ति को ये माप कैसे दिखाई देंगे? इसका जवाब पाने के लिए हम व्योम और निमेश को, जो इस समय टॉर्नेडो राइड पर घूम रहे हैं, रूलर्स देकर मापने के लिए कहते हैं। व्योम सरकमफ्रेंस नापता है और निमेश रेडियस। अब हम ऊपर से एक बर्ड्स आई व्यू से पूरी स्थिति को देखते हैं। जैसे ही व्योम सरकमफ्रेंस के साथ साथ रूलर बिछाना शुरू करता है, हमें एक अहम बात दिखती है। व्योम का रूलर शॉर्टर दिखाई दे रहा है। यह वही प्रभाव है जिसे स्पेशल रिलेटिविटी में लॉरेंट्ज कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, जब कोई वस्तु अपनी मोशन की डायरेक्शन में छोटी दिखाई देती है। चूंकि व्योम का रूलर राइड की मोशन की डायरेक्शन में है, वह कॉन्ट्रैक्टेड है। नतीजा यह होता है कि व्योम को सरकमफ्रेंस नापने के लिए रूलर को हमसे ज्यादा बार रखना पड़ता है। और क्योंकि व्योम के लिए उसका रूलर अब भी 1 फुट का ही है, वह यह निष्कर्ष निकालता है कि राइड की सरकमफ्रेंस हमारी माप से ज्यादा है। अब रेडियस की बात करें। निमेश का रूलर मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पर। इस दिशा में कोई लेंथ कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, इसलिए निमेश को रेडियस की वही वैल्यू मिलती है जो हमें मिली थी। यहीं आइंस्टाइन को एक बेहद गहरा संकेत मिला। एक्सेलरेटेड मोशन की दुनिया में स्पेस की ज्योमेट्री वैसी नहीं रहती जैसी हमें स्टेशनरी हालत में दिखती है। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन ग्रेविटी के इक्विवेलेंट है
तो इसका मतलब साफ है, ग्रेविटी की मौजूदगी में स्पेस और टाइम खुद बदल जाते हैं। यहीं से आइंस्टाइन अपने अंतिम और सबसे क्रांतिकारी निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं कि ग्रेविटी कोई साधारण फोर्स नहीं, बल्कि स्पेस टाइम की कर्वेचर है। और अब ग्रेविटी की कहानी ज्योमेट्री की भाषा में कही जाने वाली है। अब जब व्योम और निमेश राइड की सरकमफ्रेंस और रेडियस का अनुपात निकालते हैं, तो उन्हें एक चौंकाने वाला नतीजा मिलता है। उनका जवाब 2 पाई से बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि सरकमफ्रेंस बढ़ चुकी है, लेकिन रेडियस वही का वही है। ये अजीब लगता है। आखिर कोई चीज जो साफ साफ सर्कल के आकार की है, वो प्राचीन यूनानी गणित के सबसे बुनियादी नियम का उल्लंघन कैसे कर सकती है? आखिर कैसे संभव है कि किसी सर्कल के लिए सरकमफ्रेंस भाग रेडियस 2 पाई के बराबर ना हो? यही एल्बर्ट आइंस्टाइन एक गहरी व्याख्या पेश करते हैं। आइंस्टाइन कहते हैं, यूनानी गणित का यह नियम सिर्फ फ्लैट सरफेस पर बनाए गए सर्कल्स के लिए सही है। लेकिन जैसे अम्यूजमेंट पार्क के फन हाउस में टेढ़े मेढ़े मिरर्स आपकी रिफ्लेक्शन को बिगाड़ देते हैं, वैसे ही अगर कोई सर्कल वॉर्प्ड या कर्व्ड सरफेस पर बनाया जाए, तो उसके सामान्य स्पेशियल रिश्ते भी बदल जाते हैं। इसे एक उदाहरण से समझिए। 3 सर्कल्स की कल्पना कीजिए, जिनका रेडियस बिल्कुल एक जैसा है। पहला सर्कल एक फ्लैट सरफेस पर बना है, दूसरा एक स्फीयर की कर्व्ड सरफेस पर और तीसरा एक सैडल शेप्ड सरफेस पर। हैरानी की बात यह है कि तीनों का रेडियस समान होने के बावजूद उनकी सरकमफ्रेंस अलग-अलग है। स्फीयर पर बने सर्कल में कर्वेचर की वजह से रेडियल लाइंस थोड़ी सी एक दूसरे की ओर झुक जाती हैं। नतीजा, सरकमफ्रेंस भाग रेडियस 2 पाई से छोटा होता है। सैडल शेप्ड सरफेस पर रेडियल लाइंस थोड़ी सी बाहर की ओर फैल जाती हैं। नतीजा, सरकमफ्रेंस ज्यादा हो जाती है और यहां सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय रेडियस 2 पाई से बड़ा हो जाता है। अब ध्यान दीजिए, यही वही स्थिति है जो हमें स्पिनिंग टॉर्नेडो राइड पर मिली थी। इससे आइंस्टाइन एक साहसिक निष्कर्ष पर पहुंचे। उन्होंने कहा, एक्सेलरेटेड मोशन में स्पेस खुद कर्व्ड हो जाता है। इसलिए स्पिनिंग राइड पर मौजूद ऑब्जर्वर के लिए यूनानी गणित की फ्लैट ज्योमेट्री काम ही नहीं करती। उसकी जगह ले लेती है कर्व्ड स्पेस की ज्योमेट्री, कुछ वैसी ही जैसी सैडल शेप्ड सरफेस पर होती है। आइंस्टाइन ने समझ लिया कि जो जियोमेट्रिकल नियम हजारों साल से स्कूल चिल्ड्रन को पढ़ाए जाते रहे हैं, वे हर परिस्थिति में सही नहीं होते, खासकर तब नहीं जब ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड मोशन में हो। और यह सिर्फ स्पिनिंग राइड तक सीमित नहीं है। आइंस्टाइन ने दिखाया कि हर तरह की एक्सेलरेटेड मोशन में स्पेस किसी न किसी रूप में वॉर्प होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक्सेलरेटेड मोशन सिर्फ स्पेस को ही नहीं, टाइम को भी डिस्टॉर्ट करता है। इतिहास की बात करें तो आइंस्टाइन ने पहले टाइम के वॉर्पिंग पर ध्यान दिया और बाद में स्पेस के वॉर्पिंग की अहमियत समझी। ये बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि स्पेशल रिलेटिविटी पहले ही हमें बता चुकी है कि स्पेस और टाइम अलग-अलग चीजें नहीं हैं। 1908 में स्पेशल रिलेटिविटी पर एक लेक्चर के दौरान हरमन मिंकोव्स्की ने इसे बेहद खूबसूरत शब्दों में कहा था, अब से स्पेस अपने आप में और टाइम अपने आप में बस परछाइयां बनकर रह जाएंगे। असली स्वतंत्रता सिर्फ स्पेस और टाइम के आपसी यूनियन में होगी। सीधी भाषा में कहें तो स्पेशल रिलेटिविटी ने स्पेस और टाइम को बुनकर स्पेस टाइम बना दिया। और उसका संदेश था, जो स्पेस के साथ होता है वही टाइम के साथ भी होता है। लेकिन यहीं एक नया सवाल खड़ा होता है। स्पेस को तो हम मुड़ा हुआ कर्व्ड शेप में कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वॉर्प्ड टाइम का क्या मतलब है? टाइम आखिर मुड़ता कैसे है? यहीं से आइंस्टाइन जनरल रिलेटिविटी के सबसे गहरे और सबसे रहस्यमयी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। वॉर्प्ड टाइम को महसूस करना। अब वॉर्प्ड टाइम का मतलब समझने के लिए हम एक बार फिर व्योम और निमेश को टॉर्नेडो राइड पर परेशान करते हैं। व्योम राइड के आउटर एज पर एक रेडियल स्ट्रट के आखिरी सिरे पर पीठ टिकाकर खड़ा है। निमेश राइड के सेंटर से उसी स्ट्रट के अलोंग धीरे धीरे रेंगते हुए व्योम की ओर बढ़ता है। हर कुछ फीट पर निमेश रुकता है और दोनों भाई अपनी अपनी घड़ियों की रीडिंग कंपेयर करते हैं। अब सवाल है, वे क्या पाएंगे? अगर हम ऊपर से एक स्टेशनरी बर्ड्स आई व्यू से देखें, तो जवाब पहले से पता है।
उनकी घड़ियां एक सी नहीं चलेंगी। क्यों? क्योंकि टॉर्नेडो राइड पर जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए आपको ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है, और इसका मतलब है आपकी स्पीड ज्यादा होती है। स्पेशल रिलेटिविटी हमें पहले ही बता चुकी है, जितनी ज्यादा स्पीड उतनी धीमी घड़ी। इसलिए व्योम, जो आउटर एज पर है और सबसे तेज घूम रहा है, उसकी घड़ी सबसे धीमी टिक करेगी। निमेश ये भी देखेगा कि जैसे जैसे वह व्योम के पास पहुंचता है, उसकी अपनी घड़ी की टिकिंग धीमी होती जाती है, क्योंकि उसकी स्पीड व्योम की स्पीड के करीब पहुंच रही होती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्पिनिंग राइड पर मौजूद ऑब्जर्वर्स के लिए टाइम की गति हर जगह एक सी नहीं है। ये लोकेशन पर डिपेंड करती है, यहां राइड के सेंटर से दूरी पर। यही है वॉर्प्ड टाइम का मतलब, जब टाइम का बहाव एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग हो। और इस कहानी में एक और बेहद अहम बात छिपी है। निमेश जैसे जैसे बाहर की ओर बढ़ता है, वो एक ज्यादा मजबूत आउटवर्ड पुल महसूस करता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्पीड ही नहीं, उसकी एक्सेलरेशन भी बढ़ती है जैसे जैसे वो सेंटर से दूर जाता है। टॉर्नेडो राइड हमें ये दिखाती है कि ज्यादा एक्सेलरेशन, ज्यादा टाइम वॉर्पिंग और धीमी घड़ियां। ग्रेविटी का ब्लैक बॉक्स खुलता है यहीं से। अल्बर्ट आइंस्टाइन आखिरी और सबसे निर्णायक कदम उठाते हैं। उन्होंने पहले ही दिखा दिया था कि ग्रेविटी और एक्सेलरेटेड मोशन अलग अलग नहीं है। अब उन्होंने ये भी दिखा दिया कि एक्सेलरेटेड मोशन स्पेस और टाइम दोनों को वॉर्प करता है। तो आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के ब्लैक बॉक्स के अंदर झांकते हुए एक साहसिक प्रस्ताव रखा। ग्रेविटी कोई रहस्यमयी फोर्स नहीं है। ग्रेविटी बराबर स्पेस और टाइम का वॉर्पिंग, यानी ग्रेविटी स्पेस टाइम की ज्योमेट्री से पैदा होती है। जनरल रिलेटिविटी की बुनियाद इस नई सोच को समझने के लिए एक फेमिलियर दृश्य लें। पृथ्वी और सूर्य। न्यूटन की ग्रेविटी में सूर्य पृथ्वी को एक अदृश्य ग्रेविटेशनल रस्सी से बांध कर रखता है, जो इंस्टेंटनेसली अरबों किलोमीटर पार करके पृथ्वी को खींचती है। लेकिन आइंस्टाइन ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस नई तस्वीर को साफ देखने के लिए हम दो सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। एक, अभी के लिए टाइम को अलग रख देते हैं। दो, और स्पेस को एक टू डायमेंशनल मॉडल में सोचते हैं, ताकि उसे आसानी से विजुअलाइज किया जा सके। हम स्पेस को एक ग्रिड की तरह इमेजिन करते हैं, जैसे किसी शहर का स्ट्रीट मैप। हजारों साल तक इंसानों ने स्पेस को एक फ्लैट स्टेज माना, जैसे एक स्मूथ टेबल की सरफेस। लेकिन आइंस्टाइन ने सवाल उठाया, अगर स्पेस में कोई मैसिव ऑब्जेक्ट मौजूद हो, तो क्या स्पेस वैसी ही रहती है? न्यूटन के जमाने में जवाब था, हाँ, स्पेस कुछ नहीं करती। आइंस्टाइन के अनुसार, नहीं। आइंस्टाइन की रीजनिंग चेन कहती है, मास इंप्लाइज ग्रेविटी, ग्रेविटी इज इक्विवेलेंट टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इंप्लाइज कर्व्ड स्पेस इंप्लाइज मास इंप्लाइज स्पेस को वॉर्प करता है, यानी सूर्य जैसे भारी पिंड अपने आसपास की स्पेस को मोड़ देते हैं। इसे समझने के लिए एक मशहूर एनालॉजी है। एक रबर शीट पर अगर आप एक बोलिंग बॉल रख दें, तो शीट धंस जाती है। अब अगर आप एक छोटी मार्बल को शीट पर रोल करें, बोलिंग बॉल ना हो, मार्बल सीधी रेखा में जाएगी। बोलिंग बॉल हो, मार्बल मुड़ी हुई राह पकड़ेगी। और अगर स्पीड और डायरेक्शन ठीक हो, तो मार्बल बोलिंग बॉल के चारों ओर ऑर्बिट करने लगेगी। आइंस्टाइन के अनुसार पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना कुछ ऐसा ही है। कोई फोर्स खींच नहीं रही, पृथ्वी बस कर्व्ड स्पेस टाइम में सबसे नेचुरल रास्ते पर चल रही है। यहीं ग्रेविटी की परिभाषा हमेशा के लिए बदल जाती है। ग्रेविटी अब फोर्स नहीं, ज्योमेट्री है। और अब अगला सवाल और भी गहरा है। अगर स्पेस मुड़ता है और टाइम भी मुड़ता है, तो असल दुनिया में घड़ियां कैसे बिहेव करती हैं? यहीं से ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की कहानी शुरू होती है। सूर्य, ठीक उसी तरह जैसे रबर शीट पर रखा बोलिंग बॉल, अपने आसपास की स्पेस की बनावट को मोड़ देता है। और पृथ्वी की गति, ठीक बॉल बेयरिंग की तरह, इसी मुड़ी हुई स्पेस के शेप से तय होती है। अगर पृथ्वी की स्पीड और डायरेक्शन सही हो, तो वो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर ऑर्बिट में घूमती रहेगी। हम आमतौर पर इस प्रभाव को सूर्य का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस कहते हैं। लेकिन अब फर्क यह है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ग्रेविटी के काम करने का मैकेनिज्म
साफ साफ बता दिया है। न्यूटन के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच कोई रहस्यमयी इंस्टेंट ग्रेविटेशनल टेथर काम करती थी। आइंस्टाइन के अनुसार ऐसी कोई अदृश्य रस्सी नहीं है। पृथ्वी को ऑर्बिट में बांध कर रखने वाला कारण सिर्फ और सिर्फ स्पेस की वह वॉर्पिंग है जो सूर्य की मौजूदगी से पैदा होती है। ग्रेविटी की दो बुनियादी बातें। नए नजरिए से इस तस्वीर से ग्रेविटी की दो सबसे अहम विशेषताएं अपने आप समझ में आ जाती हैं। पहली बात, रबर मेम्ब्रेन पर जितना भारी बोलिंग बॉल रखा जाए उतना ही गहरा डिस्टॉर्शन पैदा होता है। उसी तरह आइंस्टाइन की ग्रेविटी में जितनी ज्यादा मास उतनी ज्यादा स्पेस की वॉर्पिंग। इसका सीधा मतलब है ज्यादा मैसिव ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी का ज्यादा ताकतवर असर डालते हैं। ये बिल्कुल वही है जो हम अनुभव में देखते हैं। दूसरी बात, बोलिंग बॉल से जैसे जैसे दूर जाते हैं रबर शीट का झुकाव कम होता जाता है। वैसे ही सूर्य जैसे मैसिव बॉडी से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है स्पेस की वॉर्पिंग कम होती जाती है और इसलिए ग्रेविटी का असर दूरी के साथ कमजोर होता जाता है। बिल्कुल न्यूटन की तरह, लेकिन अब एक स्पष्ट वजह के साथ। हर चीज स्पेस को मोड़ती है। आप भी एक और बेहद जरूरी बात, रबर मेम्ब्रेन पर बॉल बेयरिंग खुद भी शीट को थोड़ा सा मोड़ती है। उसी तरह पृथ्वी भी, क्योंकि वो खुद एक मैसिव बॉडी है, स्पेस को वॉर्प करती है, हालांकि सूर्य से काफी कम। इसी वॉर्पिंग की वजह से पृथ्वी चांद को ऑर्बिट में रखती है और इसी वजह से हम सब पृथ्वी की सतह से बंधे रहते हैं। जब कोई स्काई डाइवर धरती की ओर गिरता है तो वो असल में स्पेस के उस गड्ढे में फिसल रहा होता है जो पृथ्वी की मास ने बनाया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हम में से हर इंसान, हर मैसिव ऑब्जेक्ट अपने आसपास की स्पेस को थोड़ा सा वॉर्प करता है। बस फर्क इतना है कि मानव शरीर की मास बहुत कम है, इसलिए ये वॉर्पिंग बेहद छोटी होती है, लगभग नगण्य।